प्यारे बच्चों, हमने अपना व्याकरण का चौथा पाठ जो हमने किया, हमने उसमें क्या किया था, लिंग का जो है क्रियाकलाप वाला प्रश्न आपने ज़रूर कर लिया होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, हमें इसमें क्या करने थे, किन्हीं 5 पशु पक्षियों के चित्र चिपकाने थे। अगर मैंने ये भी छूट दे रखी थी, अगर आपको चित्र नहीं मिलता है तो आप चित्र बना भी सकते हैं, और उसके बाद उनका नाम लिखना था, और नाम लिखने के बाद ये बताना था कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, जैसे उदाहरण आपको दिया था, आपने ज़रूर कर लिया होगा, तो इसका फ़ोटो क्लिक करके आप मेरी ईमेल आईडी पे भेज देना। और भेजते समय फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूँ, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे। तीनों चीज़ होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा कि बच्चा होमवर्क कर रहा है। तो फिर से क्या होगा, आपको अपना नाम लिखना है, क्लास लिखना है और सेक्शन लिखना है, और मेरी ईमेल आईडी पे, मैंने ईमेल आईडी अपना व्हाट्सएप पे भी दे रखा है और स्नैप होमवर्क में भी दिया हुआ है। बहुत बार मैं भेजता रहता हूँ, तो स्नैप होमवर्क से आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारा नया टॉपिक है आज का, ये है वचन। तो वचन वाला हम लोग करेंगे। तो वचन क्या होता है बच्चों? तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ रखा था कि वचन क्या होता है, शब्द का वो रूप जो हमें किसी वस्तु के एक होने का या अनेक होने का पता चलता है। तो पहला शुरू करते हैं हम लोग। पुस्तक। एक पुस्तक है, दूसरे पे 3 पुस्तक दिख रही हैं, तो 2 सूची बनी हुई है, क और ख। अगला वाला है चित्र, लड़का। क्या है? लड़का। चलो उसको गिनते हैं, कितने हैं वो। पहले वाले में 1 लड़का दिख रहा है, दूसरे में 3 लड़के दिख रहे हैं। तो लड़का शब्द है से हमें एक का पता चलता है, और लड़के से अनेक। तो वचन क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है। ठीक है, संज्ञा के, ठीक है ना, संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है। जैसे अगला है फिर टोपी। अगला ध्यान से देखो बच्चों, टोपी, उनकी संख्या कितनी है? 1 ही है, और दूसरे में कितनी है? 3। तो इससे अनेक होने का पता चलता है। तो इसका मतलब है कि 3 वाले को ही अनेक मानेंगे? नहीं, एक वचन एक वस्तु के लिए आता है, और एक से अधिक हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, एक से अधिक के लिए बहुवचन, एक के लिए एक वचन। तो इसको याद रखना है। बुक में 3 दे रखे हैं, तो कहीं ये मत सोच लेना, ये मत समझ लेना कि केवल 3 के लिए हम बहुवचन करेंगे। ठीक है, एक से अधिक कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100, 1000, लाख, करोड़, एक से अधिक के लिए बहुवचन। तो हमने आज वचन देखा। वचन की परिभाषा क्या होता है? जैसे पुस्तक में भी इसने समझाया है कि पुस्तक हो गया, लड़का हो गया, टोपी, ये शब्द से हमें क्या पता चलता है? उस वस्तु के एक होने का पता चलता है। उसकी कितनी संख्या है इसमें?
एक, जैसे हम बोल रहे हैं कि पुस्तक, लड़का, टोपी, तो उसकी संख्या क्या हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि वो एक है, उसकी संख्या कितनी है, एक है। और जब हम बोलते हैं पुस्तकें, लड़के, टोपियाँ, तो हमें उसकी संख्या का अनेक होने का पता चलता है। अनेक मतलब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकते हैं। एक से अधिक को हम लोग अनेक बोलते हैं। एक से जो अधिक होता है उसको अनेक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके परिभाषा पे हम लोग ध्यान देते हैं। परिभाषा क्या है बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बोध का मतलब पता चले, ज्ञान हो। बोध का मतलब क्या होता है? पता चले या ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। तो शब्द, ये हमारा परिभाषा हो गई। किसकी परिभाषा है? वचन की परिभाषा है। तो फिर से इसको एक बार देखते हैं, इसको याद भी करना है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हमने वचन की परिभाषा कर ली। वचन कितने के भेद कितने हैं, कितने प्रकार का होता है? भेद का मतलब प्रकार भी बोलते हैं आम भाषा में। भेद का अर्थ होता है प्रकार। तो वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ठीक है। देखो, तो एक वचन किसके लिए होगा बच्चों? जैसे नाम से ही पता चलता है, एक। एक खुद ही गिनती बता देता है, ज़्यादा इतना सरल है कि खुद ही पता चलता है। एक वचन, एक के लिए। एक वचन कितने के लिए? एक के लिए। बहु मतलब क्या होता है? अधिक के लिए। बहु मतलब अधिक, तो यहाँ एक से अधिक की बात की है। बहु मतलब अधिक, एक से अधिक। एक से अधिक को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? अनेक। आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं एक से अधिक को? अनेक। तो बहुत आसान है। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। अब चलते हैं एक वचन के बारे में ज़रा हम लोग पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण में घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। जो घोड़ा की संख्या कितनी है? एक। लड़की पढ़ रही है, कितनी लड़की है? एक ही लड़की बैठी है। हाँ, तो घोड़ा शब्द से एक घोड़े तथा लड़की शब्द से एक लड़की का बोध होता है। अगर ये चित्र भी नहीं होता बच्चों, अगर हम घोड़ा बोलते हैं तो हमें समझ आता है, हमारे मन में किसका चित्र आता है? एक घोड़े का। अगर लड़की बोलते हैं तो हमें मन में क्या आता है? एक लड़की का। तो ये शब्द से ही तो हमें पता चलता है। तो घोड़ा, लड़की, ये है क्या? एक तरह से देखा जाए तो ये तो संज्ञा है, नाम है, संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे, संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो ध्यान देना है कि संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या होता है? हाँ, नाम वाले शब्द, ठीक है। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक संख्या का बोध हो या पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लता, आँख, तोता। तो वो संज्ञा शब्द जिससे हमें एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। बहुत ही सरल है ये तो। अगला है उदाहरण। उदाहरण में जैसे हम आँख बोल रहे हैं तो एक आँख की बात आई, गाय बोल रहे हैं तो एक गाय की, पतंग बोल रहे हैं तो एक पतंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये उदाहरण के साथ दिया हुआ है, ये याद करते हैं। अगला इसी तरह बहुवचन पे चलते हैं, ये भी बहुत आसान है।
अब घोड़ा नहीं है, घोड़े, एक से अधिक। इधर 3 घोड़े दिख रहे हैं और 3 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो घोड़े, लड़कियां, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? अनेक होने का पता चलता है। तो इसकी परिभाषा फिर से देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लताएं, आँखें, तोते आदि। संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लताएं, आँखें, तोते आदि। तो हमने परिभाषा सीखी आज। फिर से एक देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। आज हमने वचन, हमारा नया टॉपिक क्या था? वचन। वचन को इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं, नंबर। और हमने और क्या सीखा? हमने सीखा कि वचन की परिभाषा किसी वस्तु के एक या अनेक होने या अनेक संख्याओं का पता चलता है। एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो हमारी पहली परिभाषा क्या थी बच्चों? वचन की परिभाषा थी शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है, देख लो। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। अब हमने ये जाना कि शब्द का रूप हमें एक या अनेक का बोध कराता है, वही वचन कहलाता है। अब एक वचन की परिभाषा देख लेते हैं। तो वचन क्या था? शब्द का रूप जो हमें एक या अनेक वस्तु होने का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के हैं, या वचन के भेद 2 हैं, एक वचन और बहुवचन। अब परिभाषा चलते हैं। एक वचन की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे लता, आँख, तोता। तो ये अपने उदाहरण आप अपने भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि बुक में जो 3 दिए हैं वही हम लोग लिखेंगे। और क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे पत्ता, तोता, माला, भाषा, केला, ये सब एक वचन है, क्योंकि ये जो शब्द हमें शब्द का एक होने का बोध कराता है, किसी वस्तु के एक होने का बोध कराता है। संज्ञा शब्द का की संख्या का एक होने का बोध कराता है, इसीलिए हम उसे एक वचन कहते हैं। तो परिभाषा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा बहुवचन। तो परिभाषा है, याद करनी है बच्चों, ये परीक्षा में आएगी। परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। परिभाषा बहुत ही ज़रूरी है, याद भी होनी चाहिए। शब्द अब आ जाते हैं बहुवचन किसे कहते हैं, या बहुवचन की परिभाषा लिखें। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं ना कि बहुवचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या बहुवचन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है,
तो हम लिखेंगे संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो, अनेक अनेक मतलब एक से अधिक, सही कहा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से अनेक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे पत्ते हमने की, पंखे, केले, भाषाएं आदि। ठीक है, तो ये थी हमारी परिभाषा। अब वचन बदलने के नियम हैं। ये सब नियमों को एक बार देख लेते हैं। एक वचन को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? तो पहले ये है, पुल्लिंग शब्द के आ को ए करने से बहुवचन बनता है। अगर वो संज्ञा के शब्द है, हम तो जानते ही हैं कि क्या है, संज्ञा का शब्द है क्या, तो उसको अगर वो संज्ञा का शब्द पुल्लिंग है, जैसे उदाहरण इसमें दे रखा है, क्या दिया है बच्चों? तोता। इसको और ज़रा बड़ा करते हैं। पुल्लिंग शब्द के आ को ए करने से बहुवचन बनाया रूप बनता है। जैसे पुल्लिंग है तोता, हम पुल्लिंग है, घोड़ा भी क्या है, पुल्लिंग है। हम इसको अगर जो आखिरी में आ की मात्रा है, ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, तोता, तोता का जो आखिरी वर्ण है त में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। उसी तरह घोड़ा, घोड़ा में किसकी मात्रा है? ज़रा ध्यान से देखो, ड में आ की मात्रा है। ठीक है, तो इस आ की मात्रा को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ए की मात्रा में अगर बदल देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। जैसे तोता का आ की मात्रा को ए में बदलेंगे तो ये हो जाएगा तोते। घोड़ा का आ की मात्रा को ए में बदलेंगे तो घोड़े। तो एक ये तरीका है। इसमें याद रखो कि शब्द पुल्लिंग होना चाहिए और वर्ण में आ की मात्रा होनी चाहिए, तब ये नियम काम करेगा। अगर शब्द जो संज्ञा शब्द है वो पुल्लिंग होगा और आखिरी वर्ण में आ की मात्रा होगा तो ये काम करेगा। जैसा ताला, एक उदाहरण देते हैं जो बुक में नहीं है। ताला, ताला एक पुल्लिंग शब्द है और ल में आ की मात्रा है। अब इसको बहुवचन करना है तो हम क्या करेंगे? ताले, आ की मात्रा ए की मात्रा में बदल जाएगा, ताले। ताले बहुवचन है। उसी तरह अब दूसरा नियम चलते हैं। दूसरा नियम कहता है कि शब्द के अंतिम अ को ए करने से बहुवचन रूप बनता है। जो अगर जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण जो है अ का है, जैसे सड़क, तो क में क्या है? अ है। मैंने बताया था कि व्यंजन, जो व्यंजन है सब व्यंजन में अ लगा होता है। तो सड़क, तो क में क्या है? अ की मात्रा है। अ की असल में कोई मात्रा होती नहीं, लिखते समय हम लोग अ की मात्रा लिखते नहीं हैं। तो सड़क, आँख, ये सब क्या है? वर्ण है, व्यंजन है। और इसमें हम अगर ए की मात्रा जोड़ दें तो ये बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नियम है। इससे अगर हम क्या कर सकते हैं, इस नियम से हम बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन का बहुवचन। तो उदाहरण देखो, बहुत अच्छा दिया है उदाहरण। सड़क, सड़कें, आँख, आँखें, पलक। एक और उदाहरण देते हैं, पलक, आखिरी में फिर क आया, पलकें। तो ये ए की मात्रा लग रही है तो ये बहुवचन बन जाता है। तो हमारा दूसरा नियम हमने सीखा, बहुवचन कैसे बनाया जा सकता है। अब तीसरे नियम पे चलते हैं।
हाँ, तो हमारा तीसरा नियम कहता है स्त्रीलिंग शब्द के अंत या को या में बदल कर, या जो लिखा होता है उसको या में बदलना है, या को। और शब्द कैसा होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए। ये याद रखना है। इसमें किस शब्द में हम लोग कर सकते हैं? शब्द स्त्रीलिंग होगा और अंत में उसके या होगा, य और आ की मात्रा या। तो हम क्या कर सकते हैं? उसको या को या में बदल देंगे तो बहुवचन रूप हो जाएगा। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, गुड़िया गुड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। तो ध्यान से बच्चों, तो ये हमारा तीसरा नियम था। तीसरा रूल क्या था? शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए और उसके आखिरी में या आना चाहिए। उसके आखिरी में क्या आना चाहिए था? या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको या में बदल के बहुवचन रूप कर सकते हैं। उसी तरह अब चौथा नियम है। अब हमारा चौथा नियम है, उसको देख लेते हैं। हमारा चौथा नियम है स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम में आ को या में बदल दें। ठीक है, शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए। तीसरे वाले नियम की तरह है, शब्द क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए और अंत में आ आए। वर्ण में किसकी मात्रा आए? आ की आए। जैसे कथा, लता। तो इसको हम ए की मात्रा लगा के बहुवचन बना सकते हैं। तो इसका नियम है कि शब्द स्त्रीलिंग हो और वर्ण में आ की मात्रा हो तो हम या लगा के उसको बहुवचन में बदल सकते हैं। जैसे कथा का कथाएं, लता लताएं, कथा कथाएं, लता लताएं। तो ये नियम है, इसको याद रखना है। अब हम लोग अपने पांचवें नियम पे चलते हैं। ये भी स्त्रीलिंग शब्द से जुड़ा हुआ है। स्त्रीलिंग शब्द में के ई को या में बदलकर बहुवचन बनाया जा सकता है। स्त्रीलिंग शब्द है अगर उसके अंतिम वर्ण में बड़ी ई की मात्रा है, जैसे नदी, द में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। और शब्द क्या है? नदी स्त्रीलिंग है, हमें बताया नदी बहती है, ठीक है ना। तो नदी स्त्रीलिंग शब्द है और अंत में इसके बड़ी ई की मात्रा लगी है वर्ण में, तो ऐसे शब्द को हम यहाँ में बदल देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे नदी, गली। गली में भी क्या है? ल में किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। तो नियम क्या कहता है कि अगर शब्द स्त्रीलिंग है और आखिरी वर्ण में बड़ी ई की मात्रा है तो आप क्या कर सकते हो? उसमें या लगा के उसको बहुवचन बना सकते हो। तो नदी का नदियाँ, गली का गलियाँ, उसी तरह सखी का सखियाँ। तो ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पांचवा नियम, रूल। ये नियम क्या करता है? एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए। तो इसमें ध्यान देना है कौन पुल्लिंग शब्द के लिए हो रहा है, कौन स्त्रीलिंग शब्द के लिए हो रहा है। आदर हमारा छठा और अंतिम नियम है। आदर प्रदर्शन के लिए प्राय बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। हम किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आदर देना चाहते हैं, तो हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे पिताजी सो रहे हैं। पिताजी तो एक ही हैं, ध्यान से देखो बच्चों, पिताजी तो एक के लिए है, तो हम फिर हैं क्यों लगा रहे हैं? हैं तब हम लगाते हैं जब वो वस्तु या व्यक्ति अनेक होते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? आदर देने के लिए हैं लगा रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे शब्द में हम लोग आदर देने के लिए भी लगाते हैं। जैसे किसी हमारे राष्ट्रपिता का एक उदाहरण दे देते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, है नहीं बोलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को अगर हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग है नहीं बोलते हैं, क्यों? आदर देने के लिए। उसी तरह पिताजी हो, दादाजी हो, माताजी हो, मैडम हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, अपने से बड़ों के लिए आदर देने के लिए हैं का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि पिताजी सो रहा है, ये नहीं बोलते हैं ना। हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं पिताजी सो रहे हैं। तो हमने क्या देखा, बहुवचन क्रिया का इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि हम आदर प्रदर्शन कर सकें। दादाजी खाना खा रहे हैं, दादाजी भी एक ही हैं यहाँ पे, फिर भी हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें आदर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नियम था। एक और है नियम, उसको हम लोग सीख लेते हैं। ये है संज्ञा की पहचान। एक मिनट के लिए। हाँ, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की सहायता से भी की जा सकती है। तो हम लोग वचन केवल किस किस से पहचान सकते हैं? संज्ञा से, सर्वनाम से या क्रिया से। जैसे संज्ञा से कैसे पहचान रहे हैं? नाली गंदी है, तो नाली क्या है? एक वचन, ठीक है ना। अगर नालियाँ गंदी हैं तो हम लोग किससे पहचान रहे हैं? इसमें क्या, किससे? संज्ञा से, नाली और नालियाँ कर दिया। अगला है सर्वनाम से, मैं पढ़ रही हूँ। मैं से पता चलता है कि एक वचन, एक व्यक्ति के लिए है। हम पढ़ रहे हैं मतलब एक से अधिक, तो ये सर्वनाम से भी हम लोग पहचान सकते हैं। क्रिया, क्रिया से कैसे पहचान सकते हैं? बालक सो रहा है, ठीक है। तो इससे सो रहा है से हमें पता चला कि बालक एक ही है, एक वचन के लिए, ठीक है। बालक सो रहे हैं, तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक से अधिक बालक सो रहे हैं। तो हम क्रिया से भी वचन का पहचान कर सकते हैं। हम लोग क्रिया से भी वचन का पहचान लगा सकते हैं। तो ये थे 7 नियम। फिर से एक बार इसको देख लो बच्चों, ये ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। इसको फिर से देखते हैं। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की सहायता से भी की जाती है। हम लोग वचन केवल संज्ञा से ही नहीं पहचानते हैं, हम लोग सर्वनाम से भी पहचान सकते हैं और क्रिया से भी पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण तो संज्ञा से बहुत आसान दिया है, नाली, नालियाँ। अब हमें पता है कि नाली गंदी है, मतलब एक नाली की बात किया है इसने, एक नाली गंदी है, ठीक है ना। लेकिन जब नालियाँ गंदी हैं तो हमें पता चल गया कि ये एक से अधिक की बात किया है, 2, 10, 20 कितनी एक से अधिक है, अनेक नालियों की बात किया है, ठीक है ना। तो ये तो संज्ञा से तो हम लोग आसानी से पहचान ही लेते हैं। दूसरा है सर्वनाम से कैसे पता चलता है। ध्यान से देखो, मैं और हम, मैं से पता चलता है कि एक के लिए है, एक के लिए इसका प्रयोग हुआ है। हम से मतलब अनेक के लिए, एक से अधिक। हम में बहुत से हो सकते हैं, अनेक। तो हमने सर्वनाम से भी वचन की पहचान की। अब चलते हैं क्रिया। क्रिया से कैसे पता चलता है? सो रहा है, सो रहे हैं। तो यहाँ पे सो रहा है एक बालक के लिए हुआ है और सो रहे हैं अनेक बालकों के लिए हुआ। तो हमें क्रिया से भी वचन की पहचान हो जाती है।
तो आज के लिए ये इतना नियम काफ़ी है, शेष हम कल करेंगे। इस नियम को बच्चों एक बार फिर से याद कर लेना, पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।